हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम साला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 27th of September 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube. You can also follow us on Instagram, Facebook and Telegram for more regular updates and related topics. Now let us moving on to the main video. The first important issue is regarding the concept of learning without barriers, that is the online education, and how this online education can equally transform the human resource and education, especially related to the persons with disabilities. दिव्यांग लोगों के लिए किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक अल्टरनेट माध्यम बनकर आ सकता है, ताकि उनके एजुकेशन और सिर्फ उनके एजुकेशन के बाद स्किल डेवलपमेंट एंड लेटर ऑन एम्प्लॉयबिलिटी। ग्लोबल डेटा ये कहता है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन का 15% 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी तरह के डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता से ग्रसित है, और जिसमें से उन 15% में से 80% लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। सो टोटल वर्ल्ड में अगर 15% लोग डिसेबल्ड हैं तो उन डिसेबल्ड का 80% डेवलपिंग कंट्री, जिसमें भारत भी शामिल है, वहाँ पर है। और पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज यानी सबसे ज़्यादा हाशिए पर होते हैं, बिकॉज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके लिए कोई विशेष फैसिलिटीज़ नहीं होती। दे आर नो सच फैसिलिटीज़ और एनी अदर स्पेशल केयर, एंड दैट इज़ वाई उनका स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो उनका वैसे भी जो ग्लोबल लिटरेसी रेट है डिसेबल पर्सन का वो 3% है, और जो है फीमेल्स के लिए तो उसमें और ज़्यादा कम। दैट मीन्स कि द डिसेबल्ड पर्सनस, दिव्यांग जनों की एजुकेशन रेट एक तो वैसे ही कम है, उसमें भी जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनका और ज़्यादा एजुकेशन रेट कम है, एंड दैट इज़ अ ग्लोबल चैलेंज। और इसीलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिसेबिलिटी को एक ह्यूमन राइट इशू माना है, और इसका कहना है कि डिसेबल्ड पर्सन अपनी बॉडी की वजह से डिसेबल्ड नहीं है, इट इज़ डिसेबल्ड ड्यू टू द पीपल, ड्यू टू द सोसाइटी। समाज की वजह से वो डिसेबल्ड है, क्योंकि समाज उसके लिए, उन लोगों के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाता है ताकि वो अकोमोडेट हो सके। सो ही इज़ नॉट disabled by his own weaknesses by the body or any physical or mental challenges, but he is disabled by the society. So it is a very positive impact किस तरह से disability को define किया गया as a human right issue. So the society is not able to give them certain rights, certain facilities, certain special extra care, and that is why they are being disabled. So they are not disabled by their body. और अगर उसी को हम एक स्टेप और आगे लेकर जाएं तो क्योंकि इनके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी वैसे भी अच्छी नहीं होती, और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो दे आर नॉट हैविंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल। सपोज अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड और हु इज़ डेफ, so there is all developing to an alternately highly systematical and coordinated concentrated effort using technology. But since they are developing countries, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी मनी नहीं है, उतना रिसर्च नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू कन्वर्टेड इनटू मोर एजुकेशन रिलेटेड थिंग्स, और उनकी लिटरेसी जो है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी प्रूव अ मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, क्योंकि फिर वहाँ पर फिजिकल टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी, और विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी देयर ऑडियो विजुअल एंड फिजिकल लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी चेंज, जो कि आने वाले समय में ना कि उनका केवल स्किल डेवलपमेंट करेगा बट ऑल्सो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ाएगा। बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन एंड इन द कोविड पैंडेमिक वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम, एंड इफ़ they are working from home, that is they need some kind of soft skills, some soft technical skills, IT skills, इस तरह की सर्विस रिलेटेड स्किल्स में जहाँ पर कोई भी फिजिकल एबिलिटी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन, इस तरह की चीज़ों में उन्हें स्किल किया जा सकता है। और वो व्यक्ति जो केवल नॉर्मली बैठा है, किसी पर डिपेंडेंट है, नाउ ही और शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन टू द इकोनॉमी। और इसीलिए UN के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज़ के 80 से 90% PW जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि डेवलपिंग देशों में से जो 80 से 90% जो दिव्यांग लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हैं, वो इकोनॉमी पर बोझ पड़ रहे हैं। और अगर उनकी सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ावा दिया जाए, उनको वर्क फ्रॉम होम कल्चर या इस तरह की सुटेबल एनवायरनमेंट में द स्किल कैन बी ट्रेन्ड, दे कैन कंट्रीब्यूट अ लार्ज सेक्शन इन द इकोनॉमी। सो ऑनलाइन मेथड ऑफ एजुकेशन कैन बी प्ले इन बेटर रोल because it is having a more screen reader technologies, text magnifiers, just like for deaf people,
Okay, for blind people's speech recognition softwares, braille keywords, sign languages interpretation, videos, subtitles, audio recordings, etc. So, for every kind of challenge, be it deaf, blind, dumb, physically challenged, not able to go to the physical infrastructure, special care, extra care, autistic people, audio visual methods, these all methods can be used and implemented in order to train, in order to skill those people who are physically disabled, and then they will be added into the employment pool of the country, and by using the work from home cultures and soft skills they can be trained and mixed into the economic contribution, and that is going to help the developing countries. और उससे एडवांटेज लिया जा सकता है। यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो गवर्नमेंट स्पेशली द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शुड थिंक अबाउट इट इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट एंड कंबाइन दीज एफर्ट्स। 2030 में जो हमने लक्ष्य रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से एक ये भी गोल है कि इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स जो हमने 17 SDG गोल्स रखे हैं उसमें से एक गोल हमारे पास ये भी है कि हम जेंडर इक्वालिटी भी रखें, साथ साथ में एजुकेशनल इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी कि हर किसी को शिक्षा मिले और अफोर्डेबल रेट पर मिले। एंड अगर हमें उस आइडियल को पूरा करना है 2030 तक, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी इस तरह की ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड टेक्निक, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स कैन बी यूज्ड सो दैट दे कैन नॉट बी सिटिंग आइडल, they will become independent as well as they can create and generate more resources in the GDP of the country, especially in the developing countries. Employability will be increased through the work from home economic models. Moving on to the next article is very interesting about the grain diplomacy. किस तरह से इंडिया कैन यूज देयर एक्सेस ग्रेन, एक्सेस सीरियल इनपुट in the recent 2 years for maintaining its grain and इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज इन द वर्ल्ड वॉर 2 एरा हमने देखा था जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है और दो पावर्स इमर्ज होती हैं, USSR और USA एज अ 2 मेजर चैनल, वन ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, अनदर इज़ अ कैपिटलिस्ट ब्लॉक। USA जो कंट्री है वो कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करता है, और रशिया जो पहले USSR था वो एक कम्युनिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करता है। सो देयर इज़ अ 2 पोल्स इन द वर्ल्ड एंड देन कोल्ड वॉर स्टार्टेड अमंग देम। सो अमेरिका को ये डर था कि जो गरीब देश हैं, अगर जिन गरीब देशों में खाने की कमी है तो वहाँ पर रिवोल्यूशन हो सकता है, क्रांति आ सकती है, और वो क्रांति कहीं ना कहीं आगे चलकर इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप दोज कम्युनिज्म, ट्रिगर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने PL480 नाम का एक स्कीम चलाया, जिसके तहत गरीब देशों को जहाँ पर अनाज की कमी थी उनको वीट सप्लाई किया गया, बिकॉज अमेरिका हैज़ एन अबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड मेज इन स्पेशल प्रेरी रीजन्स। और उसी के तहत भारत को भी 1960 के 70 के दशक में हम भी गेहूं इंपोर्ट करते थे। बहुत ही चीप क्वालिटी का गेहूं दिया जाता था एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल डिफरेंट थिंग दैट वी हैड टू सपोर्ट अमेरिका इन डिफरेंट रीजन्स। सो इस तरह से उसने अपने अलाइज को अपने साथ बनाए रखने के लिए, अपने अलाइज को हेल्प करने के लिए PL480 स्कीम यूज़ करके ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए थे अलग अलग देशों को अमेरिका ने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। उसका एक ये रीज़न ये भी था कि अमेरिका के पास एक एक्सेस प्रोडक्शन था, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट दिया था कि, और उसके बाद फिर जॉन एफ कैनेडी ने भी उसको आगे बढ़ाया कि ही सेड कि 20 सेंट्स, यानी कि एक गेहूँ के बुशबेल को स्टोर करने में मुझे 20 रुपये लगते हैं और भारत तक भेजने में मुझे 38 रुपये लगते हैं, तो बेहतर है कि हम उसे भारत तक भेज दें, जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी होगा और बदले में हमें कुछ पैसे भी मिलेंगे। सो just in the form of grant, they will also get some money, as well as the cost of storage will be reduced. So in order to double benefit, first they will not have to spend money in the storage, second they will get money from the export, and third very important thing is if they can interfere in the diplomacy of those countries those who are helping, जिसकी वो हेल्प कर रहे हैं, ग्रेन डिप्लोमेसी के तहत अपने बीच में जो कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध हैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई it was taken into consideration कि how important it is in deciding the regular techniques and the maintenance of the food grains। तो इसी तरह से US ने 9.1 मिलियन सब्सिडाइज वीट और कॉर्न को सोवियत यूनियन तक में दिया था, जबकि वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। सो द बेसिक रीजन वाज कि शिपमेंट, कंसेशन, स्टोरेज उनके लिए ज़्यादा महंगा था इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट।
So that is why India can use the same method, same mechanisms in other venues in order to fund their diplomatic crisis. Because recently जब हमने देखा कि किस तरह से लास्ट के 2 ईयर में, द रिसेंट 2 ईयर्स, वी हैव एन अबेंडेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेट, हमारे जो है वो बम्पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है। दूसरा, हमने एमएसपी भी बढ़ाया है। अब जब एमएसपी बढ़ा हुआ है तो किसान आर एश्योर्ड, so they will get more rate, and since when they are assured that they will get more rate, the production is more। और लगातार 2 साल से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास काफ़ी बफर स्टॉक बचा हुआ है। सो एटलीस्ट सितंबर में 90.41 मिलियन टन जो है वो स्टॉक ऑलरेडी बचा हुआ है। इसके अलावा भी जब तक हमने कोविड-19 में भी बहुत सारे ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी इतना स्टॉक बचा हुआ है, और इस स्टॉक जो बचने से उसकी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फिर एपीएमसी से लाना ले जाना, उसमें भी रख रखाव में काफ़ी खर्च होता है, इन मेंटेनेंस। सो बेटर ये है कि इसके भी हम सब्सिडाइज रेट में साउथ एशियन कंट्री जो गरीब देश हैं, जैसे कि म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस चल रही है कि वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो किस तरह से एक हम हेल्पिंग हैंड, जो सॉफ्ट पावर है हमारा इंडिया, नॉट हार्ड पावर लाइक अमेरिका बट सॉफ्ट पावर की तरह, वी कैन यूज़ इट इन द अफ़गानिस्तान रीजन टू क्रिएट गुडविल। इससे होगा ये कि अफ़गानिस्तान के लोगों और भारत के लोग, पीपल टू पीपल कनेक्ट, भारत के कंट्री, इंडियन कंट्री के प्रति जो है वहाँ पर एक गुडविल डेवलप होगा, दैट वी आर सेंडिंग ग्रेन्स टू देम। एट द सेम टाइम विल ऑल्सो गेट सम मनी, क्योंकि यहाँ रखे रखे भी वैसे भी वो अनाज ख़राब होने वाला है, एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। नॉर्मली वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। इज देयर कैन बी एन ऑपोजिशन फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी कि भाई पीपल आर हंग्री इन योर कंट्री, बट दैट इज़ नॉट द ट्रू। Nobody dies of hunger nowadays, and we have a lot more to store. So at the same time, when we distribute food grains to poor, we can also use this grain, especially in the South Asia region, like Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, even in the Southeast region, due to COVID-19 जहाँ पर affect हुआ है, we can increase and we can stimulate the need of the food grains and create a goodwill gesture, जो soft will diplomacy, a soft power to India to emerge as a soft power in the region। बिकॉज कैरिंग कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो सब कुछ जोड़ के ये एस्टिमेट किया गया है कि एक बफर को मेंटेन करने में 5,000 5,500 रुपये के आसपास कॉस्ट आती है, और इसी को अगर हम सेंड कर देते हैं तो हमको लगभग उसमें से जो है वो सेम इतना ही अमाउंट रिटर्न भी मिलता है। सो इट इज़ बेटर टू एक्सपोर्ट इट रादर, अगर हमारे पास उसके बदले में एक्सचेंज रहेगा, सो वी कैन इम्पोर्ट मल्टीपल थिंग्स, और फिर उससे हम डीबीटी करके गरीब लोगों को और भी चीज़ों में, इवन इन हेल्थ और अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक पल्सेस, other things can be helped. So if we are surplus in grain, that grain can be used as a part of diplomatic. So there is an economic as well as diplomatic sense in order to donate this surplus amount and to use our advantages. So India has an advantages of grain, just like China has an advantage of more money. So it pushes more money into others economy, that is called debt trap. सो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी होती है कि चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ को बहुत सारे पैसे प्रोवाइड करता है, बदले में दे आर नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट, एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे इंटरेस्ट और रीपे द लोन, व्हाट दे डू इज़ दे हैव टू सीज सम लैंड्स, अपने देश का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, पोर्ट्स, रेलवे लाइन्स, लैंड स्ट्रक्चर्स, दे हैव टू सबमिट इट ऑन लीज टू चाइनीज़। सो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, बिकॉज चाइना हैज़ दैट अमाउंट ऑफ मनी इन फ्लो इन कैश इन देम, बट व्हाट वी हैव इज़ more grains, more agriculture production, so we can use this as a part of soft power and to generate trust in that region, so that we can emerge as a major power in the South Asian region as a better alternative to China in the particular region. Moving on to another very important article, that is not the MSP route. He's Ashok Gulati, who is working at the Infosys company, and he's saying that the MSP is the not only solution for farmers in the basic region, and how they are saying is कि रिसेंटली पिछले 2-3 सालों का अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने एक डेटा एनालाइज किया, और ये देखा गया कि 2002-03, 2012-13 और 2018-19 इन 3 वर्षों में फार्मर की इनकम के अलग अलग कंपोनेंट्स, दैट मीन्स इनकम फ्रॉम वेज एंड सैलरीज, अगर वो फार्मर फार्मिंग करने के अलावा कहीं और काम करता है, उसको जो सैलरी मिलती है वो फार्मिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, मत्स्य हो, मछली हो, गोट्स, काउज, बफलोज एक्सेट्रा, उनसे कितना अर्निंग हो रही है, नेट रिसीव्ड फ्रॉम फार्म बिजनेस से कितनी अर्निंग हो रही है,
और क्रॉप कल्टीवेशन से कितनी अर्निंग हो रही है। इन सारे कंपोनेंट्स को देखा गया तो लगातार आप देखेंगे कि 3 वर्षों में जो इंक्रीमेंट जो इनकम हो रही है फार्म से, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन से, जो एमएसपी थ्रू या जो क्रॉप कल्टीवेट करके सेलिंग की वजह से जो इनकम आती है, दैट इनकम विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेलिंग ऑफ द क्रॉप्स is actually decreasing in comparison to this. And what is happening is that amount is increasing, especially in the 2012 to 13, this 5 year of era, and then similarly in other times that it is increasing. What is increasing? So net wages and salaries. This means that farmers are not only working in the farm, they are also performing some work, be it labor or any kind in the other industries. So farmer की income component में केवल और केवल खेती का पैसा नहीं बल्कि प्राइवेट सैलरी का पैसा भी ज़्यादा है और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके साथ साथ देर इज़ ऑल्सो इंक्रीज़ इन द नेट रिसिप्ट ऑफ द एनिमल्स। सो एनिमल हस्बेंड्री के पैसे में भी इंक्रीमेंट हुई है। दैट मीन्स इट शोज़ कि केवल और केवल फूड ग्रेन्स पर एमएसपी देना ही सही सोल्यूशन नहीं है। दैट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स वी कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज ऑन द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज़, ओके, पीसी कल्चर, दैट फिश कल्चर, हनी प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन। जबकि हनी में हो, फिशरीज़ में हो, डेयरीज़ में हो, इन तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों में हो, फ्रूट्स में हो, इन सारी चीज़ों में एमएसपी नहीं होता, उसके बाद भी इनका इनकम बढ़ रहा है। ओके, इवन दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट हैविंग एमएसपी, बी इट एनिमल हस्बेंड्री, हनी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, इन सारी चीज़ों में एमएसपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी उनका इंक्रीमेंट, फार्मर्स के इनकम बास्केट में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग एंड द रोल ऑफ द सप्लाई चेन इज़ वर्किंग। पीपल जिनको नीड है वो ले रहे हैं और जो उगा रहे हैं उनको सही रेट भी मिल रहा है। सो केवल एमएसपी ही फार्मर्स को सही चीज़ गारंटी करेगा, दैट इज़ नॉट द केस, स्पेशली इन द केस ऑफ जो देखा गया है कि एनिमल हस्बेंड्री में हो, फिशरीज़ में हो और अदर इंडस्ट्रीज में हो, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेन एंड क्रॉप कल्टीवेशन। अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो देर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द wage and salary. That means farmers are also working apart from agriculture in the other sectors. So why not the MSP can be maintained? How, why not can it be sustained? It can be alternative. तो क्यों ना हम जोर दें एनिमल हस्बेंड्री पर, फिशरीज़ पर, हनी फार्मिंग पर, फ्लावर फार्मिंग पर, वेजिटेबल्स पर। वाई क्यों हमारा जोर केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन पर ही रहा है, जो कि जिसमें हम ऑलरेडी सरप्लस हैं। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर अ सरप्लस कंट्री इन द क्रॉप्स, और बहुत सारे क्रॉप्स आर एक्चुअली गेटिंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शंस। सो द फार्मर नीड टू स्विच टू सम ऑल्टरनेट मेथड्स सो दैट इफ दे वांट टू इंक्रीज द मेथड, और इसीलिए इफ दे रियली वांट टू इंक्रीज देयर इनकम, इफ रियली इन द ईयर 2022 they want to, the government wants to double their income, what should do is increase the amount of animal husbandry, because पर हमारे पास जो पर कैपिटा डेयरी कंजम्पशन है, पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन पूरी दुनिया में भारत में सबसे कम है, जबकि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन करते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति जितने व्यक्ति को मिल्क अवेलेबल होता है वो बहुत कम है बाकी देशों से। सो वी नीड टू इंक्रीज, सो वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़। गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बजाय इसके कि एमएसपी का रास्ता चुने, और जो अन्य फार्म संगठन से और इवन सो कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रुप्स शुड ऑल्सो फोकस ऑन द कमिंग डिमांड, बिकॉज क्रॉप्स हैज़ लिमिटेशंस एंड इसका एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी फर्दर सस्टेन्ड। सो द टाइम हैज़ कम टू शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप कल्टिवेशन टू एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, हनी, फ्लावर कल्चर, वेजिटेबल कल्चर, फ्रूट्स कल्चर, मेडिसिन्स एंड एक्सेट्रा। एंड द शेयर ऑफ इनकम जो नॉन फार्म बिजनेस से है वो भी नीचे आ रहा है, एंड दैट सीम्स दैट इट नीड्स टू बी इंक्रीज। एंड इट इज़ नोटिंग दैट इन सारे चीज़ों में एमएसपी ना होने के बावजूद भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, एंड दैट मीन्स कि केवल और केवल एमएसपी ही रीज़न नहीं है जो फार्मर्स की इनकम बढ़ाएगा, देयर आर सम अदर सेक्टर्स, और ये डिमांड ड्रिवन मार्केटिंग सिस्टम है। सो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को जब तक आप उसमें एंट्री नहीं देंगे, देयर विल बी नो प्रॉपर सप्लाई चेन एंड देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इनकम ऑफ द फार्मर्स। और जो ये बिलीव करते हैं दैट फार्मर्स इनकम विल बी इंक्रीज बाय कंटिन्यूसली रेइंग एमएसपी, ना प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कंटिन्यूसली आप एमएसपी को बढ़ाएंगे, सो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इफेक्ट इन द परचेजर ऑल्सो। मीन्स इफ farmers will be assured of a higher price
then the market price of that product will be definitely going to higher, and the person who is purchasing it at the end of the day will have to pay more. So when he have to pay more, the demand of that particular item will be less. So MSP बढ़ाना फार्मर्स के लिए तो अच्छा हो सकता है, बट द मिडिल क्लास पीपल एंड मिडिल क्लास जनरेशन हु इज एक्चुअली अंडर द स्ट्रेस of inflation will not be so much of attracted in order to do these things. So what the government needs to do is, the wisdom lies in spending or investing. प्राइवेट पार्टीज को बुलाकर प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप या वेंचर पार्टनरशिप या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वी नीड टू स्पेंड मोर इन द एनिमल हस्बेंड्री, इंक्लूडिंग फिशरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कि न्यूट्रिशियस भी हैं, and they are also in demand also, and they are also gaining. So उनकी स्टोरेज में भी उतना समय नहीं लगता, बिकॉज दे आर FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, दे कैन बी easily perishable, so they can be transported, so there is no bulk of transportation. More investment in these regions will definitely increase, and the dream of the government, PM Modi's dream was to double the farmers' income in 2020, can actually be okay, because between the 2 years of COVID-19 the things have been changed and it might be revised. But in order to get actual completion of the dream, we need to invest in these sectors other than crop cultivation, and the best way to increase into the private sector to build efficient chains. Incentivize, we need to incentivize and make PPP model, especially the contractual model based on animal husbandry, honey farming, etc., so that we can work. And the government has started some doing, but there is a lot more needs to be done. So this was all for today's news. We'll see you in the next video. Till then, Jai Hind.